हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तो आप जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्विसेज यानी सेवाओं में, बैंक सेवाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन किस प्रकार का सर्विस पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज का व्यावसायिक सेवाओं में पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, क्या चीज कवर की थी हम लोगों ने। प्रीवियस सेशन में हमने कवर कर ली थी कि व्यावसायिक सेवाओं का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक सेवाएं बेसिकली इसका विशेषता क्या होती है। और हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में प्रकार में पढ़ा था, जैसे बैंकिंग, यातायात, परिवहन और भंडारण, और आपका जो भी है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बीमा, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, ये सारी की सारी व्यावसायिक सेवाएं कही जाती हैं। यानी बिजनेस करने के लिए या बिजनेस की क्रियाओं को आसान बनाने के लिए व्यावसायिक सेवाएं की जाती हैं। और व्यावसायिक सेवाओं को प्रदान करने वाली फर्में या कंपनी भी होती हैं जो कि केवल व्यावसायिक सेवाएं ही दे रही होती हैं। अब यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा? हाँ, गुड मॉर्निंग मत करो, गुड इवनिंग करो। चलो, तो बच्चा लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सेवा के बारे में। आज का पूरा टॉपिक हमारा बैंकिंग सेवा पर कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, बैंक, बैंकिंग, हम और आप, हमारे जैसे कस्टमर, हमारे जैसे उपभोक्ता या ग्राहक लोग भी बैंकों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे ही जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हो, छोटी छोटी कंपनी हो, छोटा छोटा व्यापार करने वाले लोग हो, वो भी बैंकिंग सेवा का यूज करते हैं। तो बैंकिंग सर्विस हमारे लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए और व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल सर्विस होती है। बैंकिंग में बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, इसको हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो भैया बच्चा लोग ये बताओ मुझे, तुम लोग बताओगे क्योंकि ये बहुत आसान सा ही टॉपिक है, बैंक क्या होते हैं या बैंक किसे कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है? कोई भी बच्चा बच्ची मुझे बता सकता है कि बैंक क्या होते हैं और बैंक बेसिकली क्या क्या करते हैं? बताओ जरा, सोच करके सोचो और बताओ कि बैंक क्या होते हैं और बैंक का मेन काम क्या है। जय हिंद, जय कॉमर्स, हर्ष, जल्दी बताओ। हेलो नंदिनी, नंदिनी, बच्चा लोग, सब बच्चा लोग बताओ मुझे, बैंक क्या होते हैं? करता है जिसमें मैं अलग अलग रुपए रखूंगी। बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरी सैलरी भी सीधे बैंक में जाती है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। मेरी सैलरी मेरे हाथ में नहीं मिलती है, बल्कि बैंक के थ्रू ही मुझ तक मिलती है। मैं बैंक में अपना पैसा जमा करके रखती हूँ और बहुत सारे मेरे डिफरेंट अकाउंट है, मेरे कई सारे जमा खाता है जिसमें मैं अलग अलग जमा खाता में अपने अलग अलग पैसे जमा करती रहती हूँ। जहां मुझे ज्यादा ब्याज मिलता है, जहां ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वहां पर मैं उस अकाउंट में ज्यादा पैसा रखती हूँ। ठीक है, मतलब हर महीना जो भी मेरी सैलरी आती है, उस सैलरी में जो भी मेरा खर्चा होता है, उस खर्चा को करने के बाद मैं अपनी सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से पैसा निकाल करके उसको क्या कर देती हूँ, एक जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देती हूँ। एफडी अकाउंट मैंने खोल रखा है, वहां पर इकट्ठा करके पैसा मैं जमा करती हूँ, क्योंकि एफडी अकाउंट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी यानी ग्राहक जो है अपनी जमाओं को, अपनी सेविंग्स को जमा कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट में बैंक के द्वारा। ठीक है, हाँ, अब मुझे बताओ थोड़ा सा, मनी सेविंग करते हैं बैंकिंग में, मनी, वेरी गुड, वाह मैम आप तो बहुत तेज हो। हाँ कुणाल, तो क्या करूं है, इस महंगाई के जमाने में अगर आप पैसा नहीं बचाओगे और वहां वहां इन्वेस्ट नहीं करोगे जहां जहां आपको हो सकते हैं बैंक के, तो साधारण होती है। और क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा। तो सबसे पहले बैंक का अर्थ जानते हैं कि बैंक का मीनिंग क्या करते हैं। बैंक एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है बेटा। लोगों का ही एक समूह होता है जो बैंकिंग का काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो साधारण से शब्दों में बैंक से मतलब होता है एक ऐसी संस्था से जो कि मुद्रा का लेन देन करती है, जो कि मनी में ट्रांजैक्शंस करती है, मनी का लेन देन जहां होता है। ये संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है। लोगों के रुपए, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, तुम भी हो सकते हो, कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई ग्राहक हो सकता है जिसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। उनका पैसा स्वीकार करती है, जमा करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। उनको ऋण यानी उनको लोन प्रोवाइड करती है। जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक में, और बैंक जमा में से यानी सेविंग्स में से ही उन लोगों को उधार देती है जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। तो उधार का भी काम करती है। और आजकल मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी काम कर रही है। क्या? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर का काम भी आप करवा सकते हो बैंकों में। बैंक के माध्यम से आप एनईएफटी कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट से ज्यादा पैसा आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बैंक को आप ऑर्डर दे सकते हो। बैंक आपका मंथली पेमेंट, आपके बिजली का बिल हो गया, आपकी एलआईसी की पॉलिसी हो गई, इन सब का भी आपके ऑर्डर पर, आपके आदेश पर पेमेंट कर देती है एक निश्चित तिथि पर, एक निश्चित डेट पर, ठीक है। बैंक इसके अलावा और क्या करती है? ग्राहक सेवा के लिए बैंक लॉकर सुविधा, यानी आप अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, अपने गहने भी सुरक्षित बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इसके लिए बैंक क्या लेती है? बैंक कुछ नॉमिनल पैसा लेती है, चार्ज करती है, और इसका यूज करके आप अपने गहनों को भी बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत सारी अलाइड सर्विसेज, बहुत सारी अतिरिक्त सेवाएं भी बैंक प्रदान करते हैं, जमा स्वीकार करने के अलावा, उधार देने के अलावा भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बैंक का क्या काम है? जैसे साख निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएट करना, एजेंसी कार्य करना। बैंक हमारा एजेंट है। बैंक अपने ग्राहक का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब समझते हो? एजेंट का मतलब होता है जिसको मैंने कोई आदेश दिया, मैंने कोई ऑर्डर दिया और वो एजेंट मेरे ऑर्डर को पूरा करेगा। बदले में क्या लेगा? कमीशन लेगा मुझसे। जैसे एक एजेंट क्या करता है? एजेंट घर को बिकवाते हैं। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट अपने जो भी मालिक है, जो उनको पैसा दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, उनका जो भी काम होता है वो एजेंट करते हैं। जैसे एलआईसी की प्रीमियम को जमा करने का काम आपने बैंक को ऑर्डर दे दिया, तो बैंक हर महीने की 1 तारीख को आपके एलआईसी का प्रीमियम क्या करेगा? जमा कर देगा एलआईसी कंपनी को, क्योंकि बैंक को आपने एजेंट की तरह वहां पर ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चा लोग, बैंक एजेंसी का कार्य करते हैं, सामान्य सेवाएं देते हैं इत्यादि। इसीलिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के डिपॉजिटों को स्वीकार करती है, उनकी जमाओं को स्वीकार करने का और उनको उधार देने और अन्य एजेंसी कार्य करने का काम करती है। अच्छा सोचो, बैंक ना होते तो क्या होता? अगर बैंक ना होते तो क्या होता? हम जैसे लोग जो ज्यादातर सैलरीड पर्सन है, व्यापारी तो है नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, हम अपने घरों में क्या पैसे रखते हैं? या अगर मान लो बिजनेसमैन भी होते तो क्या अपने घरों में पैसा रखते हैं हम लोग? कैश आए दिन चोरी का डर रहता, आए दिन लगता कि यार कहीं कोई कट्टा लगा करके, कोई पिस्टल लगा करके सारा पैसा, सारा गहना, सारा सब कुछ उठा करके न ले जाए। आप हमेशा डर करके जीते, आपके धन की सुरक्षा नहीं होती, सेफ्टी नहीं रहती, और साथ ही साथ आप अपने धन का बढ़ा भी नहीं पाते, इंटरेस्ट नहीं कमा पाते, ब्याज नहीं मिलता आपको। आप उधार कहाँ लेने जाते? कोई पड़ोसी तो आपको उधार देगा नहीं, कोई रिश्तेदार तो बहुत समय के लिए आपको उधार देगा नहीं। आपको लोन की जरूरत होती तो कहां से मिल पाता? तो बैंकों की वजह से ये जो मुद्रा का लेन देन है वो बहुत आसान हो गया है, और ये जो डिजिटल पेइंग सिस्टम आ गया है, ये जो ऑनलाइन पेइंग सिस्टम आ गया है, उसका भी बैंकों के माध्यम से ही उसको भी यूज किया जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये जो प्लास्टिक कोटेड कार्ड है,
जो कि कहीं कैश को कम कर दिया है, कैश के चलन को, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ा दिया है। बैंकों से आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत ही मनी जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है, बिना कैश के इन्वॉल्वमेंट के, बिना रोकड़ का प्रयोग किए। तो ये सब बैंक की वजह से तो पॉसिबल हो रहा है। तुम लोग अपने उठे सरप्लस फंड करने के लिए बेटा ये काम करते। बैंकों के भी कुछ लगा टाइप्स होते हैं, बैंकों के भी कुछ प्रकार होते हैं, कई प्रकार के बैंक होते हैं। जैसे वाणिज्यिक बैंक, हमें मेनली यही पढ़ना है, कमर्शियल बैंक ही हमें पढ़ना है। वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होते हैं जो जनता का उधार स्वीकार करते हैं, जनता का जमा स्वीकार करते हैं, जनता को उधार देते हैं और बाकी सामान्य बैंकिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है। सहकारी बैंक क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक, जिनका मेन उद्देश्य होता है कि ये खोले जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा और ये उन्हीं की जरूरतों के लिए, जिनके द्वारा खोले जाते हैं उनकी ही जरूरतों को ज्यादा पूरा करते हैं और इन पर जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है और ये सस्ते ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्ट बैंक, विशिष्ट बैंक वो बैंक होते हैं जो कि किसी विशिष्ट काम के लिए ओपन किए गए, जैसे आयात निर्यात बैंक हो गया, ठीक है, या उद्योगों के विकास करने के लिए औद्योगिक विकास बैंक हो गया। इन्हें विशिष्ट बैंक बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ओपन किए गए हैं, खोले गए हैं। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है या इसे एपेक्स बोलते हैं। हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। ठीक है, सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और कह सकते हो कि क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बैंक जो है, जो सब बैंकों का बैंक है, वो है केंद्रीय बैंक। चलिए, तो हम लोग थोड़ा एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं, एक एक बैंकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक की, जो कि आपके सिलेबस में है, यही चीज आपको पढ़नी है मेनली। वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं, ये वे संस्थान है जो मुद्रा में व्यापार करते हैं, मनी की ट्रेडिंग करते हैं। ये भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा शासित होते हैं बेटा। मतलब सारे नियम, कायदे, कानून उस रेगुलेशन में लिखे रहते हैं। 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें सारे नियम लिखे हैं कमर्शियल बैंक के लिए। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है ऋण देने, लोन देने अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटा। जनता अपनी बचत को जमा करती है कहाँ? बैंकों में, और बैंकों से प्राप्त करती है क्या? ब्याज, इंटरेस्ट, जिससे कि उनकी जो जमा है वो बढ़ जाती है। वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक तो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं जिसमें कि प्राइवेट लोगों का पैसा लगता है, और एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कि सरकार भी पैसा लगाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह होते हैं जिनमें सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है तथा सामान्यतः सामाजिक उद्देश्यों पर ये जोर देते हैं बेटा। मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा आपको हाई इंटरेस्ट ना दें आपकी जमाओं पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके धन को ज्यादा सुरक्षित रखते हैं और इसमें विनियोग करने से आपको का जो धन है वो वैलिड रहता है, सुरक्षित रहता है। इस तरह के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य यह होता है कि यह आसान किस्तों पे लोन प्रोवाइड कर सके और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोन दे सके। निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण निजी प्रवर्तकों के हाथों में होता है, निजी लोगों के हाथों में होता है, तथा ये बाजार की शक्तियों के अनुसार काम करने को स्वतंत्र होते हैं बेटा। मतलब बाजार में जो भी डिमांड एंड सप्लाई चल रही, उसी हिसाब से ये अपने लोगों को उधार देते हैं और लोगों का जमा स्वीकार करते हैं, उसी हिसाब से ये ब्याज दर भी रखते हैं। देश में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक है। अभी अगर मैं वर्तमान में देखूं तो प्रेजेंट में टोटल जो नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, वो कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये सारे मुख्य बैंक आते हैं। बाकी जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें ज्यादातर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारे प्रमुख बैंक आएंगे निजी क्षेत्र के। देखो जनरली क्या होता है, लोग डरते हैं थोड़ा निजी क्षेत्र के बैंकों में पैसा जमा करने से, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का है, सरकार के अधीन है, तो लोग थोड़ा ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो हमारा पैसा नहीं यहाँ डूबेगा। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि चोरी हो जाएगी मैम, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया है, जमा किया है, तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। इन बैंकों के डूबने की या इन बैंकों के करप्ट होने की संभावना थोड़ी कम होती है, ठीक। हाँ, इसमें एक नुकसान ये है कि ये बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ब्याज ज्यादा नहीं देंगे, ठीक। चलो, तो यहां पर देखो बच्चा, बाकी सहकारी बैंक मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जिसे बोल सकते हो। सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों में शासित होते हैं तथा ये अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। बच्चा अपने ही सदस्यों को, अपने ही मेंबर को, अपने ही ग्राहक को काफी लो रेट में इंटरेस्ट पर ऋण यानी उधार देते हैं, इसीलिए ये सहकारी बैंक हैं। इनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों का कल्याण करना होता है, ठीक है। चलो, भारत में ग्रामीण ऋण अथवा कृषि वित्तीयन का प्रमुख स्रोत होता है बेटा, मतलब किसानों के लिए या जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर वो कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, उधार लेना चाह रहे हैं, तो यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो विशिष्ट बैंक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन बैंकों का काम होता है किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए काम करना, जैसे कि विदेशी बैंक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे विदेशी विनिमय का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं ये लोग, आयात निर्यात बैंक हो गए। तो विशिष्ट बैंक, विदेशी बैंक या औद्योगिक बैंक, विकास बैंक, ये सारे जो है आयात निर्यात बैंक, इन्हें विशिष्ट बैंक बोला जाता है, जो इन विशिष्ट क्रियाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बैंक औद्योगिक इकाइयों को दिशा बदलने वाली भारी परियोजनाओं एवं विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए और आप अपना कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप इन बैंकों से लोन ले सकते हैं। केंद्रीय बैंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। वह बैंक जो सभी बैंकों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, रूल्स बनाता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है, कंट्रोल करता है, नियम बनाता है। ये सरकार का बैंक होता है और ये देश की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण करता है बेटा। क्रेडिट पॉलिसी भी ये बनाता है, मतलब सभी बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये डिपेंड करता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का जो बैंक दर होगा उसी के आधार पर अन्य बैंक जो हैं वो दूसरे लोगों को, ग्राहक को ब्याज दे पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। चलो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बन करके आता है आप लोगों को कि वाणिज्यिक बैंक के काम क्या होते हैं, यानी बैंक के, कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस क्या है। आपको केंद्रीय बैंकों के कार्य नहीं पढ़ना है, आपको सहकारी बैंकों के काम नहीं पढ़ना है, आपको विशिष्ट बैंकों के काम नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों के काम, ठीक, कमर्शियल बैंकों के काम। पहला यहां पर देख लेते हैं जल्दी से। पहला, जमा स्वीकार करना, यानी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। बेटा जमा स्वीकार करने का मतलब होता है ग्राहक व्यापारियों के जमाओं को स्वीकार करते हैं। जमा का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो पैसा था, जैसे आप बच्चा ने बोला कि मैम अधिकोष, सरप्लस फंड्स, जो हमारी बचत है, हम अपने बचत को क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंकों में जमा कैसे करते हैं हम, अकाउंट खोल करके, खाता खोल करके। खाते भी कई प्रकार के होते हैं, खाते भी कई प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से खाते होते हैं, इसमें सारे खाते बताए गए हैं। देखो, बैंक के ऋण प्रचालन का आधार जमा है। बेटा बैंक भी आप ऋण कहां से देगी? अगर बैंक से तुम लोन लेते हो तो लोन कहां से बैंक देती है? क्या उसके लिए अलग से उसके पास कुछ पैसा होता है? नहीं, बैंक हमारे तुम्हारे जमाओं से, हमारी तुम्हारी सेविंग्स डिपॉजिट से ही लोगों को लोन देती है। तो उधार देने का जो बैंक काम करती है वो हमारी जमा से करती है, हमारे डिपॉजिट से करती है। तो बैंक के ऋण प्रचालन का आधार जमा है यानी डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और देता भी है। बैंक हमसे लोन लेता भी है और हमें लोन देता भी है। उधार लेने पर वो ब्याज देते हैं बेटा, उधार लेने पर वो ब्याज देते हैं। ठीक, जैसे मान लो बैंक हमारी जमा ले रहा है, हमारी जमा स्वीकार कर रहा है, मतलब बैंक के लिए वो क्या हो गया? एक प्रकार से उधार हो गया। इस पर बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा हमें। ठीक है, चलो। अच्छा, अमित को ये छोटा लग रहा है, पिटोगे तुम। देखो छोटा क्या है, इसमें सारी पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, इसीलिए पैरा में है। अगर आप पैरा में आंसर देते हो ना तो आपका एग्जामिनर पढ़ता तो कुछ है नहीं, उसको लगता है कि भैया बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बच्चे ने बहुत लिखा है, और वो आपको फटाक से पूरा नंबर देता है। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो पॉइंट्स में अगर आपका बिल्कुल सही है तब तो अच्छी बात है, और अगर आपका अगड़म बगड़म पॉइंट है, मतलब गलत सलत है, तो आपको तुरंत काट पीट के वो 0 नंबर डाल देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, या तो हमारे पॉइंट्स हैं अगर एकदम सही तो पॉइंट्स में लिखो बराबर, लेकिन अगर पॉइंट्स भूल गए हो या भूलने की संभावना है तो पैरा में लिखो। पैरा में लिखोगे तो पैरा को कोई एग्जामिनर यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ता है, बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ता है, वो तुमको उस पे नंबर दे देगा। ठीक है, हाँ श्वेता कह रही मैम तब तो यही लिखेंगे, बिल्कुल यही लिखो, क्योंकि लिखना देखो बेटा ये रटने की चीज नहीं है, ये सब समझने की चीज है। रटने की बात ही नहीं कर रहे, रटने पर बड़ा लगेगा, समझोगे तो बड़ा नहीं लगेगा, समझोगे तो 4-5 लाइन लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो बैंक ऋण प्रचालन का आधार होते हैं, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और देता भी है, और हमें क्या करता है? हमारी जमाओं पर ये ब्याज देता है। अच्छा, जमा अकाउंट भी कई तरह के होते हैं, मतलब खाते कई तरह के होते हैं। देखो और ऋण देने पर उस राशि पर ब्याज लेता है, और अगर मान लो उधार हमें दे रहा है बैंक, तो हमसे क्या करेगा? ब्याज चार्ज करेगा, इंटरेस्ट लेगा। इन जमाओं को वे चालू खाते में, देखो पहला आ गया इसमें चालू खाता, चालू खूब चालू है ये चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन लोग खोलते हैं नॉर्मली? मैं करंट अकाउंट नहीं खोली हूं बैंक में। क्यों मैम? क्योंकि करंट अकाउंट बेटा मुझे जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट की जरूरत किसे होती है? व्यापारी को होती है, बिजनेसमैन को होती है, जो एक दिन में कई बार जिसे पैसा का निकालना पड़ता है, पैसा को ट्रांसफर करना पड़ता है, कई बार छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। ऐसे व्यापारी लोग, ऐसे बिजनेस पर्संस लोग अपने अकाउंट में करंट अकाउंट खोलते हैं अपने बैंक में, क्योंकि करंट अकाउंट में आप एक दिन में कई बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। अब जहां पर पैसा तुरंत तुरंत विड्रॉ किया जा रहा है या तुरंत तुरंत जमा किया जा रहा है, वहां पर कोई ब्याज मिलेगा क्या? एक दिन में आपने पैसा 10 बार निकाल लिया और एक दिन में आप 10 बार जमा कर रहे हो, फिर दूसरे दिन फिर आप 12 बार निकाल रहे हो, और फिर दूसरे दिन फिर आप 4 बार जमा कर रहे हो। तो जहां पर जल्दी जल्दी पैसा निकाला जाता है और पैसा जमा किया जाता है, उस खाते में बैंक नॉर्मली जनरली इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ब्याज नहीं देते हैं। तब आप कहोगे कि मैम फिर जमा करने का फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा है। चेक से आप भुगतान कर रहे हो, आपका जो जमा है, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है, वैलिड है, वैध है। जहां आप भेजना चाह रहे हो वहां चला जा रहा है, उस अकाउंट में चला जा रहा है। तो करेंट अकाउंट, चालू खाते व्यापारी लोग खोलते हैं अपने धन की सुरक्षा के लिए, और बहुत बार जिनको भुगतान करना रहता है, पेमेंट करना रहता है। ठीक है, चलो। तो भैया चालू खाता खोला जाता है और बचत खाते भी होते हैं। मैं कौन सा खाता खोलती हूं?
मेरी तो सैलरी आती है, मेरी सैलरी कहाँ आती है? बैंक में आती है। तो बैंक में मेरा एक अकाउंट ओपन है, पहले से ही ओपन है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता। मेरी जो भी सैलरी आती है डायरेक्ट वहां जाती है, और उस बचत खाते में मुझे कुछ ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, बचत खाते में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 3 से 4% बैंक देती है, कोई भी बैंक हो, कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, 3 से 4% जितना भी मेरा जमा है वहां पर, उस पर मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर मान लो मेरा कुछ भी पैसा जमा है, जितना जमा है उसका 3% या 3.5% मुझे मिलेगा साल भर में। ठीक, अब यहां पर क्या है बेटा, क्या बचत खाते में बार बार पैसा निकाला जा सकता है? उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा जमा है उसके आधार पर। अब बात आता है निश्चितकालीन जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, FD, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये सबसे ज्यादा अगर आपको ब्याज चाहिए, सबसे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए अपने जमा पर, तो आप FD खोल लीजिए। FD में एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है बैंक में, और इस पे क्या होता है, निश्चित समय से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो आपका ब्याज का लॉस होगा, आपको ब्याज कम मिलेगा, ब्याज टूट जाएगा। ठीक है, अगर आपने निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद पैसा निकाला तो आपको ब्याज पूरा मिलेगा। ब्याज का दर कितना होता है? जनरली 7 से 8% होता है। 7 से 8% टोटल डिपॉजिट्स पर आपको ब्याज इंटरेस्ट आपका बैंक पे करेगा, आपकी जमा पर, आपके डिपॉजिट्स पर। ठीक है, ये देख लो 200 है बैंक में, इनका देखो जरा, 200 रुपए है इनके बैंक में। चलो, तो कुल मिलाकर के यहां पर हमने क्या देखा? दिख रहा है मुझे, तुम लोगों की बातें दिख रही हैं कंपनियों के, ये मान के चलो डूबे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनियों के, इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि बैंक में पैसा सुरक्षित जरूर रहता है, रिस्क कम रहता है। ये मान के चलो डूबेगा नहीं आपका, आपको अगर 7% बोला तो 7% आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपने SIP में या म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है कि आपने जितना सोचा था वो रिस्क हो जाए, मार्केट में मार्केट की पोजीशन खराब हो जाए और आपको लॉस हो जाए। तो जहां रिस्क है वहां फायदा भी है ज्यादा। तो जो लोग रिस्क उठाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चल, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चालू खातों में से उसमें जमा राशि की सीमा तक बिना पूर्व सूचना के कभी भी जमा को निकाला जा सकता है। बेटा बिना आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आप कितनी बार भी चालू खाते में से पैसा निकाल सकते हैं। बचत खाते लोगों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। बेटा चालू खाता में ना एक और फायदा है, चालू खाते में एक व्यापारी का अगर मान लो पोजीशन अच्छा है, मतलब उसका क्रेडिट उधार लेने की क्षमता अच्छी है, तो फिर उसको अपने जमा राशि से, मतलब मान लो 1 लाख जमा है, उस 1 लाख में जमा होने पर उसको 1,20,000 की जरूरत है, तो 1,20,000 तक भी वो निकाल सकता है। 20,000 क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, अधिविकर्ष। तो चालू खाते में व्यापारियों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी मिलती है, यानी अपनी जमा पूंजी से भी कुछ रकम वो ज्यादा निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वह उनकी उधार क्षमता कैसी है। ठीक है, इसके बाद देखो, बैंक इन जमा राशियों पर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देते हैं। इन खातों में से कितनी राशि एक अवधि में कितनी बार निकाली जा सकती है पर कुछ प्रतिबंध होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि आप अगर FD में से निकालते हो मैच्योरिटी से पहले, तो फिर आपका इंटरेस्ट का लॉस होगा।
स्थायी जमा खाते सावधिक जमा होते हैं बेटा। सावधिक का मतलब फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एक निश्चित समय के लिए जमा किए जाते हैं, जिन पर बचत खातों की तुलना में ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है। निर्धारित समय से पूर्व राशि निकाली जा सकती है, लेकिन परंतु कुछ प्रतिशत ब्याज कम आपको मिलेगा। अगर आप एफडी को अपने बीच में तोड़ोगे, अगर आपने 2 साल के लिए जमा किया था और आपको 1.5 साल में ही तोड़ना पड़ रहा है, तो आपका ब्याज का लॉस हो जाएगा। आपको जो 7% के हिसाब से मिलने वाला था, हो सकता है आपको सिर्फ 6% के हिसाब से ही पैसा मिले, ब्याज मिले। चलो, इसके बाद देखो बेटा, वाणिज्यिक बैंक का दूसरा काम क्या होता है? ऋण देना, लोन प्रोवाइड करना, उधार देना। ठीक है, चलो, ऋण देना क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा कार्य जमा के माध्यम से प्राप्त राशि में से ऋण एवं अग्रिम देना होता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप बैंक के कस्टमर हो, ग्राहक हो, तो बैंक आपको उधार दे सकती है अगर आप बैंक से लोन मांगोगे तो। ठीक है, तो बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको बैंकों को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यानी कुछ आपको जमा, आपका कोलेटरल देना पड़ता है, मॉर्टगेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। क्या गिरवी रख सकते हो आप? जैसे अपनी किसी प्रॉपर्टी का पेपर गिरवी रख सकते हो, आप अपने कुछ गहने गिरवी रख सकते हो। तो इस तरह से आप बैंक को कुछ गिरवी रख करके बैंक से उधार ले सकते हो। ठीक है, या गिरवी नहीं भी रख रहे हो तो आपको अगर पता है कि बैंक के आप अच्छे कस्टमर हो और आपका अच्छा खासा अकाउंट बैंक में चल रहा है और आपकी एक परमानेंट जॉब है, तो बैंक आपको ऐसे भी लोन देता है। ठीक है, तो अग्रिम का मतलब होता है एडवांस यानी लोन, और यह ऋण एवं अग्रिम अधिविकर्ष के रूप में यानी ओवरड्राफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। मतलब अगर आपका चालू खाता है, करंट अकाउंट है, आप व्यापारी हो, और तो आप अपने करंट अकाउंट में जमा राशि से कुछ ज्यादा राशि भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ग्राहक हो, कितने अच्छे कस्टमर हो, कितना आपका उधार लेने की क्षमता है। नगद ऋण दिए जाते हैं, एक निश्चित पैसा आप ऋण के रूप में ले सकते हो। व्यापारिक बिलों का बट्टागत करना, यानी अगर आपके पास मान लो कोई आप व्यापारी हो और आपने जो ट्रेडर है, आपने किसी से कच्चा माल खरीदा है, ठीक है, और आपने उधार में खरीदा है। ठीक है, उधार में मतलब आपने किसी को कच्चा माल बेचा है, मान लो उधार में बेचा है, तो बिल्स क्रिएट होंगे और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई पहले ही। ठीक है, 2 महीने का ड्यू डेट है, मतलब 2 महीने बाद आप ग्राहक से पैसा ले सकते हो, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई पहले ही, 1 महीने बाद ही, तो आप बैंक में जाओगे, वो बिल दिखाओगे, बैंक आपको पैसा दे देगा। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिलों की कटौती करना, बिलों का बट्टा करना। तो बैंक कटौती करके आपको पूरा पैसा दे देगा, कुछ कमीशन लेगा, और जब 2 महीना हो जाएगा तो जिसने आपको मतलब आपने जिसको उधार दिया है, उससे जाकर के फिर बैंक पैसा ले लेगा। इसे बोलेंगे कटौती, बिलों की कटौती करना। ठीक है, तो बट्टा करना या कटौती करना इसे बोलते हैं। आवधिक ऋण देते हैं बेटा कुछ साल के लिए, जैसे 2 साल में आप वापस कर दोगे। उपभोक्ता ऋण देते हैं और अन्य मिले जुले अग्रिम के माध्यम से लोन दिए जाते हैं। बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का व्यापार, उद्योग, परिवहन एवं अन्य व्यावसायिक क्रियाओं में बहुत बड़ा योगदान है। लोन बैंक दे रहे हैं और इसका क्या फायदा हो रहा है भैया? इसका फायदा हो रहा है उद्योग विकास कर रहे हैं, उद्योग अपना उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैंकों का ये जो रोल है, उधार देने वाला, लोन प्रोवाइड करने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए बच्चा बच्ची, चेक सुविधा। आप सब जानते हैं कि बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं? चेक प्रोवाइड करते हैं, और चेक से आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। बिना कैश का यूज किए आप चेक काटते हो, फट से अपने जिसको काटना होता है उसके अकाउंट वाला चेक काट देते हो। डायरेक्ट आप अगर क्रॉस चेक काटते हो तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है जिसके नाम पर आपने चेक काटा है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालोगे, नाम डालोगे, और डायरेक्ट सारा पैसा, जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है, वो पैसा दूसरे पर्सन के अकाउंट में चला जाएगा।
तो चेक सुविधा जो होता है वो बहुत बढ़िया सुविधा है जो बैंकों के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर धन का हस्तांतरण, मुझे 10 लाख रुपए किसी को देने हैं, 10 लाख रुपए। हाँ सुनो ध्यान से, मैंने 10 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, नहीं बताऊंगी उसका नाम। 10 लाख रुपए मैंने उधार ले लिए थे, अब वो बंदा रोज मुझे परेशान कर रहा है कि मेरा पैसा वापस करो। मैंने कैश में लिया था, मैंने कैश में लिया था, ठीक है, लेकिन मैं उसे कैश में नहीं देना चाहती क्योंकि वो बहुत दुष्ट आदमी है। मुझे डर है कि कहीं पैसा लेकर के वो ये ना कहे मुझसे कि तुमने पैसा नहीं दिया है। मेरे पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए कि मैंने उसका पैसा उसको वापस कर दिया है, 10 लाख रुपए। तो मैं कैसे उसे वापस करूं? मैं कैसे उसे वापस करूं? बैंक के माध्यम से करूंगी, अकाउंट में करूंगी, उसके अकाउंट में डालूंगी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। मुद्रा का हस्तांतरण करना, धन का हस्तांतरण करना बैंकों के माध्यम से बहुत विश्वसनीय हो जाता है। मतलब जैसे आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भैया मैंने आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी है। लेकिन 10 लाख थोड़ा बड़ी रकम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? एनईएफटी कर सकती हूँ। एनईएफटी का मतलब क्या होता है? नेशनल आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इसमें एक फॉर्म भरा जाता है, इसमें फॉर्म भर करके मैं 10 लाख की रकम जो है वो ट्रांसफर कर सकती हूँ। लेकिन 10 लाख रुपया बहुत बड़ा है तो मैं आरटीजीएस कर सकती हूँ। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब आपके कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अगर आपका मनी का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, आपको किसी दूसरे अकाउंट में भेजना है और 2 लाख से ज्यादा की रकम है, तो आप आरटीजीएस कर सकते हो। आरटीजीएस करके एक फॉर्म भर के और उसमें चेक लगा करके बैंक के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है विदिन अ सेकंड्स के अंदर में करते हो। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास प्रूफ भी हो जाएगा, आरटीजीएस भी कट गया, फॉर्म भी भर दिया आपने, और आपकी जो रकम थी, जो 10 लाख रुपए थी, जो ज्यादा रकम थी, उसका प्रूफ हो गया कि आपने पे कर दिया है। ठीक है, एनईएफटी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी रकम कम है, 2 लाख से कम है, तब आप एनईएफटी करते हो। उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। एनईएफटी में थोड़ा 4-5 घंटा लग जाता है पेमेंट आने में, अकाउंट में जाने में। ठीक है, तो धन का हस्तांतरण करने की सुविधा बैंकों के द्वारा होती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, बैंक बहुत सारे कार्ड भी इशू करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें कि कैश का यूज किए बगैर ही आप डेबिट कार्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं? मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, जितना पैसा आप करना चाहते हो उतना कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड भी बेटा एक प्लास्टिक कोटेड कार्ड होता है जिसमें किसी अकाउंट में जमा राशि से ज्यादा राशि तक का आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर क्रेडिट कार्ड एक उधार हो गया जो बैंक आपको दे रहा है। मान लो 75,000 तक का पेमेंट आप कर सकते हो। आपकी क्रेडिट लिमिट है क्रेडिट कार्ड की 75,000 रुपए। 75,000 तक आप किसी को पे कर सकते हो, किसी अकाउंट में डाल सकते हो, किसी दुकान से सामान खरीद सकते हो। 75,000 के बाद आपका क्या होगा? क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाएगा। आपके अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकला, आपके क्रेडिट कार्ड से निकला है। क्रेडिट कार्ड जो कि एक उधार की रकम थी उसका यूज किया है आपने। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ एक बात होती है, अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड पर पेमेंट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, पेनाल्टी लग जाती है। इसको थोड़ा समझाती हूं, सोचो। ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भुवन है, भुवन कस्टमर है जिसको क्रेडिट कार्ड बैंक ने इशू किया, भुवन को। ठीक है, इसको लिमिट दिया है 75,000 रुपए की। बैंक ने कहा है कि भुवन जी आप एक अच्छे कस्टमर हो हमारे बैंक के, हम आपको क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हैं। 75,000 तक की आपकी क्रेडिट लिमिट है। भुवन के अकाउंट में मान लो 2 लाख रुपए हैं। भुवन का अकाउंट है एक सेविंग अकाउंट,
इस अकाउंट में भुवन के 2 लाख रुपए जमा है, लेकिन उसके बैंक ने भुवन को एक अलग से क्रेडिट कार्ड दे दिया है 75,000 रुपए का। भुवन से कह दिया कि भुवन आप 75,000 तक का प्रयोग कर सकते हैं 6 महीने तक में, 6 मंथ में तक आप कर सकते हैं इस 6,000 का यूज, 75,000 का यूज। ठीक है, अब भुवन जी क्या कर रहे हैं, भुवन जी चले गए शॉपिंग करने, भुवन जी चले गए शॉपिंग करने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, है ना। और भुवन जी, मिसेस भुवन भी है यहाँ पर, मिसेस भुवन, मिसेस भुवन जो कि शॉपिंग की दीवानी है, उन्हें शॉपिंग बहुत पसंद है, इनके साथ गई हैं, इनके साथ गई हैं शॉपिंग मॉल में। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, भुवन जी का बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है क्योंकि मिसेस भुवन इनके साथ गई हैं शॉपिंग मॉल में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भैया चलो हमें ये साड़ी पसंद आ रही है, हमें ये क्रीम पाउडर पसंद आ रहा है, हम चलो ये घर के लिए ये भी सामान ले लेते हैं। सामान ले लिया, बिल बन गया 75,000 रुपए का, 75,000 रुपए का बिल बन गया एक ही शॉपिंग मॉल पर, एक ही समय के अंदर। भुवन जी जिनके पास 2 लाख तो मिसेस भुवन को, भुवन जी के दिमाग में आया अरे मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, पर एक ही समय के अंदर। भुवन जी जिनके पास 2 लाख जमा थे, भुवन जी के दिमाग में आया अरे मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है जिसका यूज करके मैं 75,000 तक की शॉपिंग तो कर ही सकता हूं। ठीक है भैया, मिस्टर भुवन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, और क्या कर दिया, शॉपिंग करवा दिया इनको, मिसेस भुवन को। मिसेस भुवन एकदम खुश, फूल के कुप्पा जिसे बोलते हैं, खुशी खुशी एकदम। भुवन जी के लिए आज तो खीर बनेगी घर पर, ठीक है, आज भुवन जी के लिए अच्छी सी मीठी वाली खीर बनने वाली है। भुवन जी ने अपने बैंक का स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा था, क्रेडिट कार्ड के कुछ रूल्स होते हैं उसको ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था कि आपको अपने 75,000 तक का जितना भी आपने शॉपिंग करोगे उसका आपको ड्यू डेट है एक बेटा, ड्यू डेट मतलब आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा उस पैसे का। ठीक है, 2 महीने के अंदर का यहां पर इनको ड्यू डेट दिया गया, 2 मंथ में अगर आप भुगतान नहीं करोगे, ठीक है, तो पहले तो 6% के हिसाब से मतलब इंटरेस्ट आपको लोन पर दिया गया है 6% का। अगर आप 2 महीने में पेमेंट नहीं कर पाए तो ब्याज की रकम क्या हो जाएगी, जस्ट दुगनी हो जाएगी, 12%, 12% हो जाएगी। एक दिन भी, 2 महीना एक दिन भी अगर होता है तो आपको 12% की ब्याज की दर से 75,000 पर भुगतान करना पड़ेगा। चलो, भुवन जी ने इसे नहीं देखा था क्योंकि पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं था, उनको पता ही नहीं था। वो सोचा रहे यार इतना अच्छा है, मतलब बैंक में हमारा इतना अच्छा रुतबा है तो हमें तो बैंक क्रेडिट कार्ड दिया है। भैया 2 महीने का डेट हो गया, 12% हो गया, उसमें लिखा हुआ है कि अगर 3 महीना हो जाएगा, कहाँ लिखूं, 3 मंथ हो जाएगा तो जो इंटरेस्ट होगा, जो चार्ज किया जाएगा वो हो जाएगा जस्ट दुगना, 24%। ये बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, जो भी उधार आपने खरीदा था क्रेडिट कार्ड यूज करके, अगर आपने उसका टाइम पर पेमेंट नहीं किया है तो इंटरेस्ट का रेट बहुत तेजी से दुगना तिगुना चौगुना बढ़ता है। मिस्टर भुवन एकदम ध्यान नहीं दिए थे, अचानक से एक दिन अपने बैंक स्टेटमेंट को उठा करके पढ़ रहे हैं, पॉलिसी देख रहे हैं, पॉलिसी में नजर गई अचानक से और दिखा उनको कि अरे क्रेडिट कार्ड का तो बहुत ज्यादा ब्याज आ रहा है, इतना ज्यादा ब्याज कैसे आ गया। पीछे के पेजेस को पलटा तो पता चला कि भैया अगर एक दिन भी बढ़ेगा तो ब्याज की रकम जस्ट दुगनी हो जाएगी। और जब उन्होंने पेमेंट करने का सोचा तो पूरा 2 लाख का उनको पेमेंट करना पड़ गया, सारा अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया।
सारा अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया क्योंकि उनकी नासमझी की वजह से, उनकी जानकारी के अभाव में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके उन्होंने मिसेस भुवन को शॉपिंग तो करा दी, फिर 6 महीने से इनकी बातचीत बंद है क्योंकि 6 महीने से मिसेस भुवन को कहीं बाहर शॉपिंग पर नहीं ले जाया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो यस अच्छी चीज है, अगर आपके पास पैसा नहीं है अच्छी चीज है, बट आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको टाइमली ड्यू डेट पर इसको भुगतान करने के लिए अपने बैंक में उतनी रकम रखनी पड़ेगी कि आप पूरा का पूरा पे कर दीजिए जो भी आपने खर्चा किया है, क्योंकि अगर आप नहीं पे करोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ जाएगा। चलो, तो कुल मिलाकर ये सारा कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी यूज बैंक के द्वारा किया जा सकता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है। श्वेता कह रही है मैम इतना शॉपिंग करेंगी तो होगा ही ये सब क्वेश्चन। चलो कल में करेंगे आंसर, हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्या करें भाई, आगे हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पोल में करेंगे आंसर्स, आप लोग पोल में दोगे, आसान से क्वेश्चन से थोड़ा समझ करके आंसर्स करना। ठीक है, चलो। बैंकों के बैंक और सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है देश का कौन सा बैंक? बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाता है? कौन सा बैंक है बताओ? पोल लग गया, आंसर करो। बैंक, औद्योगिक बैंक, केंद्रीय बैंक, भूमि बंधक बैंक। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यानी यार हमारे देश का तो आरबीआई है ना, बैंकों का बैंक जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। तो सी है इसका राइट आंसर और हमारे 90% बच्चे राइट हो गए। विसेंद्र ओके, और कौन है? कशिश, अमन, प्रतिभा, निर्मल, नितिन, कुणाल, सचिन, सलोनी, शंकर। गुड, ये टॉप 10 है। आगे बढ़ते हैं। बैंक का मुख्य काम क्या होता है? बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जमा स्वीकार करना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ऋण देना, प्रोवाइड लोन, बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, गहनों को, प्रॉपर्टीज के कागजों को, या सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ, भूल गई मैं, कर रही हूँ, रुक जाओ मुस्कान, इतना मत रो, इतना दी बोल रही हो भाई, मैम डूब जाएंगी बाढ़ में। ये वाली मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम बताई है बेटा, हो सकता है आंसर 85% बच्चे हमारे राइट कर दिया जाए। तो डी है इसका राइट आंसर। यस बिल्कुल डी है इसका राइट आंसर। 85। शिवम, ये टॉप हमारे राइट हो गए, उपयुक्त सभी होगा। कंपनी है तो अपने अंडर को बैंक क्या करते? बैंक के शेयर्स को अपने अभिगोपन क्या होता है कृष्णा? अभिगोपन का मतलब होता है अंडर राइटिंग करना। अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को अपने शेयर्स को, अपने अंशों को बिकवाना होता है, ठीक है, अपने अंशों को बेचना होता है। तो अंशों को बेचने के लिए वो बैंक के पास भी जाती है और बैंक क्या करते? बैंक कहते ठीक है, हम कस्टमर खोजेंगे जो आपके शेयर्स को खरीद ले, और हम सारी जो मनी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो अपने बैंकों में करके आपके शेयर्स को बिकवाने का काम करते हैं। तो बैंक क्या करते हैं? एक तरह से अंडर राइटर, अभिगोपक का काम करते हैं, कंपनी के शेयर्स को, कंपनी की प्रतिभूतियों को बेचने का या बिकवाने का भी काम करते हैं, दलाल की तरह। अभिगोपक क्या होते हैं? दलाल होते हैं बेटा। ये क्या करते हैं? कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स बिक गए इनके माध्यम से, तो फिर ये क्या करेंगे कि कंपनी से कुछ कमीशन लेंगे, कुछ पैसा लेंगे कि हमने आपके लिए एक दलाल का काम किया, अंडर राइटर का काम किया। और अगर मान लो कंपनी के शेयर्स नहीं बिकते हैं तो बैंक क्या करते हैं? बैंक खुद ही शेयर्स खरीद लेते हैं।
बैंक खुद ही शेयर्स खरीद लेते हैं और इस तरह से आश्वासन देते हैं कंपनी को कि अगर आपका शेयर्स नहीं बिक पाया तो मैं खुद ही खरीद लूंगा, मैं खुद ही इन्वेस्टर बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है अभिगोपन का मतलब। मैम खुद का भी तो क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें भी ये होता है मैम। खुशबू, खुद का क्रेडिट कार्ड का मतलब खुद का कैसे क्रेडिट कार्ड होगा? खुद का कार्ड आपको बैंक ही तो इशू किया है, बैंक ही तो आपको दिया है। ठीक है, वो आपके नाम से होगा बेटा, आपके नाम से होगा, लेकिन वो खुद का क्रेडिट कार्ड इन द सेंस कि आपने, बैंक ने आपको इशू किया है। ठीक, और उसमें भी सेम यही सारे रूल्स होंगे। सीधा मतलब है, बस बैंक समझ लो, कमर्शियल बैंक को बैंक समझ लो। लोन देते हैं, ठीक है, जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहक के एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जमा स्वीकार करने के लिए कई सारे खाते खोलने पड़ते हैं ग्राहक को बैंकों में, जैसे चालू खाता, बचत खाता और सावधिक जमा खाता। चालू खाते पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज बैंक नहीं देते अपने ग्राहक को। बचत खाते पे थोड़ा बहुत ब्याज दिया जाता है और सबसे ज्यादा ब्याज एफडी पर यानी सावधिक जमा पर दिया जाता है। इसके अलावा ये अपने ग्राहक को जो अकाउंट खोले हैं उनको उधार भी देते हैं। उधार के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, ये लोगों के, जनता के, ग्राहक के लॉकर सुविधा भी देते हैं, यानी उनके गहनों को भी सुरक्षित रखते हैं अपने यहाँ। ये एजेंट का भी काम करते हैं, यानी ग्राहक के आदेश पर ग्राहक के जितने भी बिल होते हैं उनको भी पे करते हैं। ठीक है, उन्हीं के अकाउंट से। तो वाणिज्यिक बैंक बेसिकली यही होते हैं। वाणिज्यिक बैंक व्यापारिक संगठनों को और जनता को, नॉर्मल लोगों को भी लोन देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट कर दे रही हूँ। होता है जैसे मान लो मेरे पास 2 लाख जमा, नहीं सलोनी, डेबिट में कोई लिमिट नहीं होती। डेबिट का कार्ड का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे पास 2 लाख जमा है, 2 लाख मेरे सेविंग अकाउंट में जमा है। ठीक है, जमा है, और मेरे पास डेबिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि मैं इसका यूज करके, इस कार्ड का यूज करके डायरेक्ट पेमेंट कर दे रही हूं। जैसे मान लो मैं 5,000 का पेमेंट की, 5,000 का मैंने कोई पेमेंट किया है, किसी एक मैंने कोई सामान खरीदा, डेबिट कार्ड था, मैंने मशीन में यूज किया, मशीन में डाला, स्वैप किया और तुरंत 5,000 का पेमेंट उस अकाउंट में चला गया, उस शॉपकीपर को चला गया। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है ये कार्ड आप अपने अकाउंट में जमा राशि तक का भुगतान कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो 2 लाख पूरा आपने डेबिट कार्ड का यूज करके खत्म कर दिया है तो आगे आप डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, वो दिखाएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, पर्याप्त बैलेंस नहीं है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है उस कार्ड से जो आप अपने अकाउंट में जितना जमा राशि किए हैं उस राशि तक का पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड का प्रयोग करके। कर सकते हैं, हाँ, किसी को हुआ तो सुविधा दी जाती बैंक में जमा के खाते में, विकर्ष करते हो। तो चलो फटाक से एमसीक्यू तुम लोग के दिमाग में, माइंड में आते रहते हैं। चलो बताओ, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है किस प्रकार के खाते में? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती किस प्रकार के खाते में? बताओ, या इनमें से सभी में? बताओ जल्दी से। खाते में, सावधि खाते का मतलब ही है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी अकाउंट में, चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में, या इनमें से सभी में? बताओ जल्दी से। किस तरह के अकाउंट में बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक में जमा राशि से ज्यादा राशि निकाल सकते हो आप? किस प्रकार के खाते में? दीजिए। सभी नहीं। देखो, चालू खाते में, चालू खाता क्या होता है बेटा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ज्यादातर व्यापारी लोग खोलते हैं। व्यापारी लोग जो होते हैं बेटा, उनकी जो उधार क्षमता होती है, उधार लेने की क्षमता, वो अच्छी होती है। जिनकी अच्छी होती है उन लोगों को बैंक क्या करती है? अधिविकर्ष की सुविधा देती है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। मतलब उनके अकाउंट में जितना पैसा जमा है उस पैसे से ज्यादा रकम वो निकाल सकते हैं, कुछ अमाउंट तक निकाल सकते हैं। ठीक है,
जैसे 2 लाख जमा है और 2,10,000 चाहिए उन्हें, तो 10,000 भी बैंक उनको दे देगा। इसे कहेंगे अधिविकर्ष। 2,10,000 रुपया में 10,000 क्या कहलाएगा? अधिविकर्ष कहलाएगा। और चालू खातों में व्यापारियों को यह सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चालू खाते होगा कृष्णा, क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे 9th नितिन प्रतिभा पढ़े होगे तुम लोग इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एटीएम का पूरा नाम है? एटीएम का पूरा नाम, एटीएम यूज करते हो ना, एटीएम कार्ड जिसे डेबिट कार्ड भी बोलते हैं कहीं कहीं, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेक मशीन, एनी टाइम मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, या ऑटोमेटिक भी जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन? बताओ, या इनमें से कोई नहीं? में ए आर मनी। अच्छा, हे खुल लोगों का ए सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए से पकड़े मैम, एटीएम में ए आ रहा है ऑटो वाला, हे, और टेक आ गया टी से, और मैम एम से मनी हो गया, तो ऑटोमेटिक टेक मनी। अच्छा, एनी टाइम मनी नो, इसका सही आंसर क्या होगा? स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्वचालित का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है, ये वाला होता है, ये वाला ऑटोमेटिक। ठीक है, हिंदी क्या लिख दिया कि तुम लोग गोल हो गए। स्वचालित टेलर मशीन। टेलर का मतलब क्या होता है? टेलर का मतलब होता है बैंक। टेलर का मतलब होता है जो बैंक का काम करे, उसे कहते हैं टेलर। स्वचालित का मतलब क्या होता है? अपने से, यानी अपने से ही पैसा निकल जा रहा है, बैंक की जरूरत नहीं पड़ रही है, बैंक का काम हो रहा है एटीएम के द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे? स्वचालित टेलर मशीन बोलेंगे। लोगों के साथ में ऐसे कौन सा कार्ड मतलब पिटाई होनी चाहिए। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड आपके खाते के केवल शेष राशि तक, यानी जितना आपके खाते में जमा है उस राशि तक खर्च करने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा कार्ड है जो ये अनुमति देता है कि आपके बैंक में जितना पैसा जमा है, जितना शेष है, जितना बैलेंस है, आप उतना रकम तक ही निकाल सकते हो, भुगतान कर सकते हो? बताओ, कौन है जिसमें मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है बिना उसको छुए हुए, बिना उसको टच किए, तब क्या होता है? डेबिट करके। ठीक है, तो डेबिट कार्ड A60 है, कार्ड होते हैं जो कई, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड कार्ड है कई बैंक। हिमांशु हर मास्टर कार्ड बेटा वही होता है, मास्टर कार्ड में गोल्ड प्लेटेड कार्ड होते हैं। मास्टर कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो कई जगह यूज किए जा सकते हैं, कई बैंकों में यूज किए जा सकते हैं, इंटर बैंक। ठीक है, एक तरह से डेबिट कार्ड की तरह ही होते हैं। डेबिट कार्ड का इसमें सारा का सारा गुण होता है, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड कार्ड होते हैं जो बहुत सारे बैंक इसको एक्सेप्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए बच्चा बच्ची हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। और आप लोग इस पूरे